नमस्कार, कैसे हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। आज हमने हमारा जो फर्स्ट पार्ट था क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल इलनेस का, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उससे स्टार्टिंग करते हैं। तो उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। ठीक है, उससे पहले हम देखेंगे कि साइकोसिस एंड न्यूरोसिस में क्या डिफरेंस है। ओके, फर्स्ट चीज देखो कि ये कुछ फीचर्स हैं, इन फीचर्स के बेसिस पे हम साइकोसिस एंड न्यूरोसिस को डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहला फीचर है आपके सामने सीवियरिटी। हमने पढ़ा था कि न्यूरोसिस एंड साइकोसिस में से जो साइकोसिस है वो मेजर या सीवियर टाइप का मेंटल इलनेस होता है। तो सीवियरिटी किसकी होगी सबसे ज्यादा? साइकोसिस। साइकोसिस इज मोर सीवियर, क्लियर। And neurosis is in comparison to psychosis it is less severe, clear। second thing, hospitalization। अब देखो, जो डिजीज या जो मेंटल इलनेस ज्यादा सीवियर होगा उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हॉस्पिटलाइजेशन in this require and in neurosis does not require। okay, require, do not require, clear। थर्ड फीचर इज इनसाइट। देखो, जो इनसाइट होता है वो साइकोसिस में एब्सेंट होता है एंड इन न्यूरोसिस इट इज प्रेजेंट। ओके, हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन आर प्रेजेंट इन साइकोसिस एंड एब्सेंट इन न्यूरोसिस। okay, because hallucination and delusion are the type of disorder या example of psychosis, that's why they are present in psychosis and absent in neurosis। next, management। अब देखो, साइकोसिस जो है वो ज्यादा सीवियर है इन कंपैरिजन टू न्यूरोसिस। so the management in psychosis is first ECT, and second option is psychopharmacology। ओके, देखो साइकोसिस जो है ज्यादा सीवियर मेंटल इलनेस होते हैं, इसलिए साइकोसिस के अंदर आपको ईसीटी देनी जरूरी है। ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ओके, शॉक थेरेपी भी या शॉक ट्रीटमेंट भी कहते हैं इसको। उसके अलावा साइकोफार्मेकोलॉजी मींस यूज ऑफ ड्रग। इन न्यूरोसिस साइकोफार्मेकोलॉजी प्लस साइकोथेरेपी। ओके, न्यूरोसिस में साइकोफार्मेकोलॉजी के साथ में साइकोथेरेपी देनी पड़ती है। इसमें ईसीटी का कोई ज्यादा रोल होता नहीं है, आप न्यूरोसिस वाले केसेस में ईसीटी नहीं देंगे। नेक्स्ट, पर्सनैलिटी। अब देखो, साइकोसिस वाला जो केस है उसमें पेशेंट को क्या है, मोर सीवियर मेंटल इलनेस है, मोर सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है। तो वो पर्सन जो है अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन नहीं कर पाएगा, अपनी हाइजीन या ग्रूमिंग मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो जो साइकोसिस टाइप डिसऑर्डर है उनमें पर्सनैलिटी जो है वो क्या हो जाती है, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। ओके, एंड इन न्यूरोसिस केस पर्सनैलिटी इज ऑर्गेनाइज्ड। ओके, फिर पर्सन को अपने बारे में पता होता है। जजमेंट, साइकोसिस वाले में पर्सन बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, किसी भी चीज के बारे में उसको पता नहीं है, तो जो पर्सन है वो जजमेंट भी नहीं ले पाएगा, तो उसका जो जजमेंट है वो लॉस हो जाता है। न्यूरोसिस में जजमेंट प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट इज इंटैक्ट टू रियलिटी। साइकोसिस में पेशेंट बिल्कुल भी रियलिटी से इंटैक्ट नहीं रहता है, एब्सेंट। एंड इन न्यूरोसिस रियलिटी इज इंटैक्ट टू रियलिटी इज प्रेजेंट। ओके, so this is the difference between psychosis and neurosis। okay, next हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन जो है वो है आईसीडी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। ठीक है, तो हमने ये डिफरेंस देख लिया, अब हम मूव कर रहे हैं इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। ओके, नेक्स्ट हम जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं वो देख रहे हैं इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 10, आईसीडी 10 भी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। अब हम देखेंगे कि आईसीडी 10 या आईसीडी क्लासिफिकेशन क्या है और क्या, किस बेसिस में, किस तरीके से इसमें डिजीज को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, सबसे पहली चीज देखो, जो आईसीडी है ये क्या है, बुकलेट है या कहें तो एक बुक है जिसमें मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो दूसरी चीज आईसीडी के बारे में सबसे पहली चीज हमें ये याद रखनी है
कि जो आईसीडी है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, ये दिया गया था एमिल क्रेपलिन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? एमिल क्रेपलिन के द्वारा। ओके, आईसीडी इज गिवन बाय एमिल क्रेपलिन। आपके पास में क्वेश्चन आए हु गेव आईसीडी, तो आपका नाम, आपके पास में आंसर आएगा एमिल क्रेपलिन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के भी आ सकता है, हु वाज द फर्स्ट ऑथर टू स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ आईसीडी, तो भी आपका आंसर क्या होगा? एमिल क्रेपलिन। क्लियर? सेकंड थिंग अबाउट आईसीडी इज दैट, सेकंड जो थिंग है हमारे पास में आईसीडी की, वो ये है कि आईसीडी 8 जो था वो आया 1968 में। आईसीडी 8 कब आया? 1968 में। देन आफ्टर 10 इयर्स, कब? आफ्टर 10 इयर्स 1978 में। 1968 में तो आया आईसीडी 8, उसके बाद में 1978 में फिक्स 10 साल बाद में आईसीडी 8 को दोबारा से रिवाइज किया गया और क्या बना दिया गया? आईसीडी 9। ठीक है, आईसीडी 8 आया 1968 में, उसके बाद में इसको रिवाइज किया और क्या बना दिया? 1978 में रिवाइज करके आईसीडी 9 इसको नाम दे दिया गया। उसके बाद में जो आईसीडी 9 था इसको 1987 में, कब? 1987 में इसको WHO ने जो था, WHO claims the right of ICD-9, ठीक है, कब? 1987 में। 1987 में जो WHO है उसने, WHO ने ICD-9 के जो राइट्स थे उनको कलेक्ट किया। ठीक है, कलेक्ट करने के बाद में 1992 में, कब? 1992 में आईसीडी जो 9 था उसको रिवाइज किया और आईसीडी 10 में उसको पब्लिश कर दिया। ठीक है, हमें आईसीडी 10 ही देखना है, तो हमें पता होना चाहिए कि आईसीडी जो था किसके द्वारा दिया गया? आईसीडी दिया गया एमिल क्रेपलिन के द्वारा। दूसरी, आईसीडी 10 कब आया? तो आईसीडी 10 आया 1992 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब देखो जो आईसीडी क्लासिफिकेशन है उसका और क्या नाम है? 10 है, आईसीडी जो क्लासिफिकेशन है उसको सिंगल एक्सिस क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंगल एक्सिस क्लासिफिकेशन। दूसरी चीज, जो आईसीडी क्लासिफिकेशन है इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं अल्फा न्यूमेरो फॉर्म में। मतलब अल्फा न्यूमेरो मतलब अल्फाबेट भी होगा उसमें और एक नंबर भी होगा। ठीक है, आईसीडी को कैसे लिखते हैं? अल्फा न्यूमेरो फॉर्म में, मतलब उसमें एक नंबर भी होगा और अल्फाबेट भी होगा। फॉर एग्जांपल F002 F09, so here F is alphabet and 00 and 09 is numero, so this is the way to write the classification. Okay, ICD-10. next that the जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं या मेंटल इलनेस हैं उनको ICD-10 के 5th चैप्टर में इंक्लूड किया गया। किसमें इंक्लूड किया गया है? 5th चैप्टर में। कौन से चैप्टर में इंक्लूड किया गया है? 5th चैप्टर में। इसलिए ठीक है, यहां से पूछा जाएगा कि बताओ ये जो F है ये क्यों लिखते हैं अपन? ये F इसलिए लिखते हैं क्योंकि ICD-10 में जो मेंटल इलनेस है उनको 5th चैप्टर में इंक्लूड किया गया है इसमें। इस वजह से जो हमारी क्लासिफिकेशन है उनमें हम ये F डिनोट या ये F लिखते हैं। क्लियर? दूसरी चीज, जो अल्फाबेट होगा उसको हमेशा टॉप पे लिखा जाता है। अल्फाबेट को हमेशा टॉप पे लिखा जाता है और जो नंबर्स होते हैं जैसे 00, 09 इनको हमेशा बॉटम में लिखा जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हो, अल्फाबेट टॉप पे है और न्यूमेरस क्या है? बॉटम में। ये इसका तरीका है क्लासिफिकेशन लिखने का। दूसरा मेन ये है कि जो क्लासिफिकेशन होता है वो हमेशा लिखते हैं हम लेफ्ट साइड में। कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट साइड में। देखो लेफ्ट साइड में है। और जो डिजीज का डिस्क्रिप्शन है, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ठीक है, तो उसको हम लिखते हैं राइट साइड। कहाँ लिखते हैं? राइट साइड। देखो क्लासिफिकेशन तो लेफ्ट में लिखा हुआ है और डिजीज का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है राइट साइड में। और जो ये ICD-10 है, क्या ICD-10 जो है इसमें जो क्लासिफिकेशन है डिजीज का
वो स्टार्ट होता है आपके F00 से लेके F99 तक। कहाँ तक? F00 से लेके F99 तक, ठीक है। उसके बाद में क्लासिफिकेशन था वो हो गया, उसके बारे में हमने देख लिया, इसका इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे कि ये जो क्लासिफिकेशन उसको याद करने का तरीका, तो सबसे सिंपल तरीका है, ठीक है। तो जो न्यूमोनिक है किसके लिए? ICD-10 क्लासिफिकेशन के लिए, वो ये है, ऐसे है देखो, डोंट से सॉरी माय स्टूडेंट, बिहेवियर पर्सनालिटी में सब चंगा। ये क्या है? न्यूमोनिक है, जो कि जिससे हम ICD-10 के क्लासिफिकेशन को इजीली याद कर सकते हैं। दोबारा देखेंगे, डोंट से सॉरी माय स्टूडेंट, बिहेवियर पर्सनालिटी में सब चंगा। अब देखो, सबसे पहले आ रहा है आपके सामने डोंट। क्या आ रहा है? डोंट। तो डोंट में जो वर्ड ओ है, ये डिनोट कर रहा है किनको? ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स को। F00 से F09 क्लासिफिकेशन स्टार्ट है हमारा। ओ किसको डिनोट कर रहा है? ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स को। क्लियर है? ऑर्गेनिक डिसऑर्डर जैसे कि एल्जाइमर्स डिजीज, वेस्कुलर डिजीज, हमने जैसा कि इंडियन क्लासिफिकेशन में पढ़ा था ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स कैसे डिसऑर्डर्स होते हैं। दूसरा, F10 टू F19, यहाँ पे आ रहा है S। क्या आ रहा है? S। S डिनोट कर रहा है किसको? सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स। सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर। सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर जैसे कि अल्कोहल, ड्रग, ओपियोइड्स, कोकेन, ठीक है, वो आएंगे आपके सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर। किसमें? F10 टू F19। देन F20 टू F21, देन अगेन S। ओके, ये वाला जो S है, ये डिनोट कर रहा है सिजोफ्रेनिया, सेजोटाइपल या डिल्यूजनल डिसऑर्डर को, ठीक है। ओके, F30 टू F39, हेयर M डिनोट कर रहा है मूड डिसऑर्डर्स को। किसको? मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर्स में जैसे आपके सामने मेनिया, डिप्रेशन, BPD। F40 टू F49, देन अगेन S। ये जो S है इसका मतलब है सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स या स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स या न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। इसमें आपके सामने एग्जांपल आएंगे DCD, OCD, एंजाइटी, फोबिया, और एक एग्जांपल, एक नाम और आएगा न्यूरेस्थीसिया। क्या वर्ड आएगा? न्यूरेस्थीसिया। न्यूरेस्थीसिया का मतलब क्या होता है? देखो, तो न्यूरेस्थीसिया का मतलब होता है सीवियर फीलिंग ऑफ फैटिगनेस आफ्टर माइनर मेंटल एफर्ट। मतलब हल्का फुल्का मेंटल एफर्ट करने के बाद में पेशेंट को बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी? फैटिगनेस की फीलिंग आएगी, वो होता है न्यूरेस्थीसिया। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज F50 टू F59, ठीक है। F50 टू F59 में देखो क्या आ रहा है? बिहेवियर, मतलब बिहेवियर रिलेटेड डिसऑर्डर्स। बिहेवियर रिलेटेड डिसऑर्डर्स। बिहेवियर रिलेटेड डिसऑर्डर जैसे कि ईटिंग डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, परप्यूरियम के टाइम में जो मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो। क्लियर है? नेक्स्ट, F60 टू F69। F60 टू F69 पर्सनालिटी, मतलब पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर जैसे कि जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो गए, मिक्स्ड पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गए, वो आएंगे आपके पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। नेक्स्ट, F70 टू F79। F70 टू F79 में M आ रहा है। ये M डिनोट कर रहा है मेंटल रिटार्डेशन वाले डिसऑर्डर्स को। किसको? मेंटल रिटार्डेशन वाले डिसऑर्डर को, MR। मेंटल रिटार्डेशन मतलब IQ लेवल बिलो 70, ठीक है। इसमें आपके पास में एग्जांपल आ जाएंगे सीवियर, माइल्ड, प्रोफाउंड, मॉडरेट। नेक्स्ट, F80 टू F89 में S आ रहा है। ये S डिनोट कर रहा है
स्पीच या लैंग्वेज जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है, कैसे डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, जैसे कि स्पीच, लैंग्वेज या मोटर फंक्शन डिसऑर्डर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट F90 टू F98, F90 टू F98, यहाँ पे आ रहा है सी, सी मीन्स चाइल्डहुड डिसऑर्डर, चाइल्डहुड डिसऑर्डर जैसे कि हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, हाइपर काइनेक्टिव डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर या टिक डिसऑर्डर, ये आएंगे चाइल्डहुड डिसऑर्डर में। अब बच गया आपके पास में F99, F99 जो होते हैं ये अनस्पेसिफाइड है, इसलिए इसको हम कुछ भी नहीं आएगा इसमें, इस पे अभी चल रहा है कि इसमें कौन से डिसऑर्डर्स को रखें, ठीक है। तो ये हमारे सामने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज जो था उसका क्लासिफिकेशन था, हमने देखा, इंट्रोडक्शन देखा, उसका न्यूमेरिक देखा, सिंपल है, ठीक है, और इससे अपन इसको याद कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।